प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आप लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में विस्तार से समझ लिया था। उनकी रचना भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला लेकर के हम प्रस्तुत हैं। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का अस्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। इसकी व्याख्या देखें, कितनी अच्छी बात कही नेहरू जी ने। जब हम तकलीफ़ के दौर से गुज़रते हैं, मुसीबतों के दौर से गुज़रते हैं, तो ऐसे समय चाहे वो प्रकृति हो या मनुष्य हो, हर वो चीज़ जो उस मुसीबत के समय एक सहारे के रूप में हमारे साथ चलती है, वो हमें अपनापन का एहसास दिलाती है। नेहरू जी कहते हैं कि हमारी 9वीं जेल यात्रा में हमको यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका है। ये 20 महीने कैसे गिनते हैं? न तो उनके पास कैलेंडर था और न तो कुछ ऐसा था कि जिससे वो अनुमान लगा सकें। तो उसका साधन क्या बताते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। आप जानते होंगे कि भारतीय पद्धति में जो 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, हर महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर महीने में 2 पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है वो पहले कह सकते हैं कुछ समय तक, फिर उसका दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते पूरे 14 दिन तक, और 15वें दिन जाकर के जो पूर्णिमा का चाँद होता है तो उस दिन पूरे रात उजाला होते हैं। तो वो और फिर धीरे धीरे चाँद घटने लगता है, वो कृष्ण पक्ष चलता है। तो नेहरू जी कहते हैं कि उस झिलमिलाते अंधियारे आकाश में दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था और तब से हर बार जब नया चाँद उगता है, अर्थात जब जब पूर्णिमा आती है, तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद को लेकर के ही वो अपने समय को काट रहे थे। चाँद मेरे बंदी जीवन का अस्थायी सहचर रहा। सहचर मतलब साथ में चलने वाला, सहभागी रहा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेहरू जी कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, अर्थात हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय आता है। हम जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आजकल, कोरोना वायरस का प्रकोप है, हर व्यक्ति दहशत में है, डरा हुआ है। अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश इससे पीड़ित हो जाए, पूरी दुनिया पीड़ित हो जाए, लोग मरने लगेंगे। घबराइए मत, इस मुश्किल दौर से भी हम बाहर निकलेंगे, हम जीतेंगे और फिर इस अंधेरे के बाद एक नया उजाला होगा, नई ऊर्जा आएगी और जनजीवन फिर से सामान्य होकर पटरी पर उतरेगा। हर मुसीबत के बाद अच्छा समय आता है। उसी को दर्शाते हुए नेहरू जी कहते हैं कि चाँद इस बात का एहसास दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होगा। वो इस अर्थ में कहते हैं नेहरू जी कि जो अंग्रेज़ों ने अपने अत्याचार का अंधकार देश में फैला रखा था, वो उसका अंत होगा और देश आज़ाद होगा और हमारा शासन होगा, भारतीयों का शासन होगा और उससे भारत में एक नया उजाला पैदा होगा। वो उजाला विकास का होगा, वो उजाला उन्नति का होगा, वो उजाला तरक्की का होगा। अतीत का भार दूसरी हेडिंग है इसमें। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियाँ देखी है।
यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी मुझे याद की जाती है। यह घटना है चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। व्याख्या देखें। अतीत का भार। अतीत मतलब बीता हुआ समय, उसका भार हमारे ऊपर कैसा है। नेहरू जी कहते हैं कि जैसे बीते समय में अन्य अन्य जेलों की यात्राओं के दौरान अपना समय बिताने के लिए या अपना शौक़ पूरा करने के लिए या प्रकृति को अपने साथ रखने के लिए मैं बागवानी करता था, उसी तरह यहाँ पर भी मैंने बागवानी शुरू कर दिया। जेलों में बाग लगाना शुरू कर दिया। आज भी होती है बागवानी, लेकिन एक पौधा लगा करके और 25 लोग फ़ोटो खिंचवा करके और फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, पौधा लगाते हुए, पौधा गिफ्ट करते हुए। ये बागवानी नहीं है, ये दिखावापन वाली बागवानी ठीक नहीं है। उस जेल में भी नेहरू जी ने बागवानी शुरू कर दिया, जैसे अन्य जेलों में किया करते थे। फिर लिखते हैं, मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में अपना समय बिताने लगा। यहाँ पर आना चाहिए, क्यारियाँ बनाने में समय बिताने लगा, तो शायद मिसप्रिंट है। क्यारियाँ बनाने में समय बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी। ख़राब क्यों थी? क्योंकि मिट्टी पथरीली थी, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। लेकिन ऐसी मिट्टी में भी उन्होंने पौधा लगाना या क्यारियाँ बनाना, इसके बारे में सोचा और किया भी। चूँकि यह ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर लिखा गया इतिहास स्थल, ऐतिहासिक स्थल है। जहाँ जो इतिहास से जुड़ा हुआ स्थल होता है उसे ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से अहमदनगर के इतिहास की कोई अहमियत भी नहीं है। लेकिन एक घटना नेहरू जी याद करते हैं। वो घटना है एक महिला की एक महिला के उसके साहस के, उसके कर्मठता के, या ये कहें कि वो वीरांगना थी और उसके साहस की शैली की। उसका नाम था चाँद बीवी। चाँद बीवी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठा करके अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हो गई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़ करके हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। देखो, आजकल के दौर में क्या होता है कि कोई ज़रा सा लिख लेता है और उसे ऐसे पब्लिश करवाता है जैसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञाता वही हो गया है। लेकिन नेहरू जी इतनी अच्छी पुस्तक लिखने के बाद भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ, कोई मैं ईश्वर का दूत नहीं हूँ जो भविष्य के बारे में लिख सकूँ। और रही बात अतीत की, जिसे मैं ठीक से जानता हूँ, लेकिन उसको भी किसी विद्वान की तरह किसी विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अर्थात जो बीते हुए समय का बोझ हमारे सर पर पड़ा रहता है, हमारे मस्तिष्क पर भारी रहता है, लिखने से वो हल्का हो जाता है।
ये अतीत का भार तो हमने पढ़ा, ये अतीत का दबाव क्या है। दबाव, प्रेशर, भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। हमें अपने आप में खोए रखने के लिए, अपने आप में तन्मय रखने के लिए, डूबने के लिए प्रेरित करता रहता है। बार बार हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे वो अच्छा दबाव हो या बुरा दबाव हो। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है। दम घोटू अर्थात आप अंदर से छटपटाने लगते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं, क्योंकि ये दोनों सभ्यताएं काफ़ी पुरानी हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है, हम कौन थे, किसके उत्तराधिकारी थे, कहाँ से आए, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का उत्तराधिकारी हूँ, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती रहती है, क्या हम उसके उत्तराधिकारी हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। अर्थात मनुष्य ने जो कुछ भी अब तक किया है, चाहे वो विजय मिला हो या पराजय मिला हो, चाहे उसने दुख झेला या उसने अपना हैरत अंगेज करके साहसिक कारनामा दिखाया, उन सभी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। हम पूरी मानव जाति के उत्तराधिकारी हैं। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात यह है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बनता है और हमारा भावी रूप भी आगे बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं, शामिल है, बैठी हुई है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत कर रही है कि भारत के इस संपूर्ण इतिहास के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, वह सफल होगा या असफल होगा, उसके बारे में लोगों की क्या राय होगी, उसी को लेकर के मैं भयभीत भी हूँ। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, अर्थात उस पूरे विषय को केवल छू सकता हूँ, उसके गहराई तक जाकर के उसका अध्ययन नहीं कर सकता हूँ। ज़रा सोचिए कि जो लेखक इतनी बड़ी पुस्तक लिख करके ये कहता है कि भारत के इतिहास के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में, भारत के ज्ञान के बारे में केवल मैं उसे स्पर्श कर पाया हूँ, छू पाया हूँ, विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, विस्तार से लिख नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं कोई विद्वान लेखक नहीं हूँ जो विद्वतापूर्ण शैली में लिख सकता हूँ। वो कितना महान हो सकता है। तो इस पाठ में अहमदनगर का किला, जिसका वर्णन था कि जिस किले में नेहरू जी जाते हैं और वहाँ पर बागवानी शुरू करते हैं, फिर अपने अतीत के भार को, अतीत के दबाव को लेकर के पुस्तक की रचना करने के बारे में सोचते हैं और लिखना शुरू करते हैं। अगला पाठ है तलाश, जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज की कक्षा में केवल पहले पाठ का अध्ययन आपने किया, उसे सुना। वीडियो को आप ध्यान से फिर से सुनेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन सुनना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है सुनने के बाद इसे पढ़ना, समझना। कम से कम 2 बार आप इस पाठ को अवश्य पढ़ें, तब जाकर के आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो सुनने के बाद 2 बार अवश्य पढ़ें। आशा करता हूँ कि आपको अहमदनगर का किला पहला पाठ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।